ये फटीचर तो अब पहले स्तर पर भी नहीं पहुंचेगा। ये तो असंभव है। आखिर क्यों आचार्य ने आर्या को इतनी शक्ति दी है, और क्या आर्या ये ताकत संभाल पाएगा? उस बच्चे को ऐसी मौत दो कि उसकी अस्थियां भी राख न बन पाए। ये सुनकर सभा में खड़ा कपालधारी राक्षस, जिसके गले में 100 मानव खोपड़ियों की माला लटक रही थी, एक कदम आगे बढ़ा और काल दमन राक्षस से बोला, महाराज, वो बस एक दूध पीता बच्चा है। आप उस मामूली कीड़े से क्यों डर रहे हैं? हम तो ऐसे हजारों को रोज मसलते हैं। मंगोला ग्रह पर इंसानों और राक्षसों की भीषण लड़ाई के बाद राक्षसों की सभा जमी थी। युद्ध में अपाहिज बने राक्षस खामोशी से बैठे थे, और अब उस बच्चे के पास दोबारा जाना मौत के मुंह में कदम रखने जैसा था। चुप रहो कपालधारी, ये साधारण बच्चा नहीं है। ये वही देवदूत है जो मेरे असुर साम्राज्य का अंत बनेगा। ये सुनते ही पूरा दरबार सिहर उठा। हंसी गायब थी, सिर्फ डर बचा था। काल दमन ने एक भयानक राक्षस की ओर इशारा किया। जाओ विनाशक, उस कीड़े को मसल कर राक्षस साम्राज्य को बचाओ। आदेश मिलते ही विनाशक की हंसी सभा की दीवारों से टकराकर और भी भयावह उठी। आज रात उस बच्चे का अंत होगा। उसकी खोपड़ी महाराज के सिंहासन के सामने टंगेगी, ताकि देवता भी कोई दूत भेजने से पहले देख ले। राक्षसों के अंत का सपना देखने वालों का अंजाम क्या होता है। खूंखार विनाशक उस बच्चे को मारने निकल पड़ा। रात लंबी थी और अंधेरी भी, लेकिन क्या वो सच में अपने इरादे में कामयाब हो पाया था? सालों बाद मंगोला साम्राज्य के नीलगिरी आश्रम में हाथ में झाड़ू लिए आर्या सेन रोज की तरह आज भी सफाई का काम कर रहा था। 8 साल की मेहनत के बाद भी उसकी शक्ति आगे नहीं बढ़ी। दोस्त आगे निकल गए और आश्रम में आर्या बस एक नौकर बनकर रह गया। तभी एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी, लो जी, जो खुद कचरा है वो कचरा साफ कर भी रहा है। उसके इतना कहते ही आसपास खड़े विद्यार्थी जोर जोर से हंसने लगे। हंसी की गूंज जैसे आर्या के सीने पर तीर बनकर गिर रही थी। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? गुलजीत और आर्या की सगाई बचपन में ही तय हुई थी, पर गुलजीत जो महेंद्रगढ़ के महाराज की इकलौती बेटी थी, सुंदरता और ताकत का घमंड गुलजीत के भीतर इस तरह भरा था कि वो खुद को बाकी दुनिया से ऊंचा समझती थी। तू मेरा पति, तेरे अंदर मर्दानगी का एक भी लक्षण है? गुलजीत की ये बात आर्या के दिल को चुभी। किस्मत ही फूटी थी मेरी, जो तुझ जैसे फटीचर से सगाई हुई। मैं 4थे स्तर की योद्धा हूँ, और तू 18 का होकर भी बच्चे जितनी भी ताकत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन यूं गैरों के सामने मेरा अपमान मत करो। अपमान उसका होता है जिसका कोई मान हो। पता नहीं किस गंदी नाली का कीड़ा है तू। गुस्से में आकर आर्या ने गुलजीत को नाली में धक्का दे दिया। इस बात से गुलजीत के साथ खड़े उसके चमचे बौखला गए और आर्या को पीटना शुरू कर दिया। आर्या जमीन पर पड़ा कहरा रहा था, मुंह से खून टपक रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया। अपनी लाचारी के साथ वो आश्रम छोड़ जंगल की ओर चल पड़ा। हर कदम दर्द से भरा था। कुछ ही देर में वो उस गहरी काली झील के सामने खड़ा था, जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा था। वो कूदने ही वाला था कि तभी पीछे से, इतनी जल्दी मरने की क्या है कचरे? तुम मरेगा तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? हा? गुलजीत ने आर्या के सीने पर जोर से लात मारी। आर्या हवा में उछला और सीधे उस काली झील में गिर गया। झील के अंदर वो धीरे धीरे डूबने लगा। तभी एक बड़ा मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ा। उसे निगलने ही वाला था कि अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़की और अगले ही पल आर्या झील के किनारे आ गिरा। जब आर्या की आंखें खुली तो उसके शरीर का सारा दर्द गायब था, लेकिन उसके हाथ में एक अजीब सी जादुई अंगूठी थी। उसे देखते ही आर्या डर गया। यह अंगूठी किसकी है और मेरे पास कैसे आई? आर्या अंगूठी को ध्यान से देख रहा था।
कि तभी अचानक एक आवाज उसके कानों में आई, इस अंगूठी पर एक बूंद अपना खून डालो। अरे बाप रे, ये तो भूत वाली अंगूठी निकली। घबराहट में उसने फटाफट अंगूठी उठाई और झील में पूरी ताकत से फेंक दी। लेकिन तभी, मैं तुम्हें कमजोर से शक्तिशाली बना सकता हूं आर्या। आवाज फिर गूंजी। आर्या की रूह कांप गई। उसने जल्दी से अपनी जेब टटोली और दंग रह गया। अंगूठी वापस उसकी जेब में ही थी। क्या सच में अपने अपमान का बदला तू शक्तिशाली बनकर भी नहीं लेना चाहता? क्या तुम सच में मुझे शक्तिशाली बना सकते हो? हाँ, बस अपनी खून की एक बूंद अंगूठी पर डाल दो। आर्या का दिल धड़क रहा था। डर तो था, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने बिना सोचे खंजर निकाला, अपनी उंगली काटी। खून की एक लाल बूंद झिलमिलाती अंगूठी पर टपक पड़ी। अगले ही पल अंगूठी से सफेद धुआं निकलने लगा। धुआं घूमता गया, फैलता गया और धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसके सामने एक महात्मा जैसे साधु खड़े थे। आर्या अवाक खड़ा रह गया। तुम कौन हो? मैं आचार्य सोमदेव, हजारों सालों से अपने शक्तियों के वारिस का इंतजार कर रहा था। आर्या हक्का बक्का रह गया, पर निराशा अब भी उसकी आवाज में थी। मैं क्या वारिस बनूंगा? मैं तो एक कमजोर निकम्मा हूँ। मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा, और शक्ति का रास्ता दर्द से होकर जाता है। क्या तुम वो दर्द सह पाओगे? आचार्य, अपमान से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। मैं हर दर्द सहूंगा। अचानक उन्होंने अपने हाथ का खंजर घुमाया और पलक झपकते ही आर्या के शरीर पर सैकड़ों वार कर दिए। आर्या चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आचार्य ने सीधे उसे दिव्य कुंड में फेंक दिया। दिव्य जल उसके घावों से टकराता गया और दर्द असहनीय होता चला गया। दिव्य नीला जल उसके घाव से होकर शरीर के भीतर समाने लगा था। आर्या का नाजुक कमजोर शरीर नई ताकत से भर गया था। जब आर्या जलकुंड से बाहर निकला, तब उसके भीतर एक हिंसक ऊर्जा दौड़ चुकी थी। वो आचार्य के सामने झुककर घुटनों पर बैठ गया। प्रणाम गुरुदेव, तुमने अभी केवल पहला मुकाम पाया है। आगे और भी कई कठिन लड़ाइयां राह देख रही है। जाओ, सबसे पहले नीलगिरी आश्रम में प्रवेश लो। लेकिन आचार्य, नीलगिरी आश्रम में प्रवेश के लिए 4थे स्तर की शक्ति अनिवार्य है, और मैं पिछले 3 सालों से दूसरे स्तर पर ही अटका हुआ हूं। खुद पर भरोसा रखो। जाओ, यशस्वी भवा। क्या सच में आचार्य ने उसे शक्तिशाली बनाया था? नीलगिरी आश्रम की विशाल चट्टानों के बीच आज प्रवेश प्रक्रिया का दिन था। सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में खड़े थे और उनके बीच गुलजीत अपने चापलूस दोस्तों के साथ अकड़कर चल रही थी। जैसे ही उसने भीड़ के बीच आर्या को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये जिंदा कैसे? आज तक कोई भी काली खाई से लौटकर नहीं आया। आर्या की आंखों में अब न डर था न झिझक। वो पुराना टूटा हुआ आर्या कहीं पीछे छूट चुका था। ये देखो, ये निकम्मा भी नीलगिरी आश्रम में प्रवेश लेने आ गया है। भीड़ ठहाकों में फूट पड़ी, लेकिन आर्या चुप था। उसके जहन में हर अपमान जिंदा था। गुलजीत की नफरत, उसके दोस्तों की हंसी, और वो हर पल जब उसे कमजोर कहा गया। आज वो जवाब शब्दों से नहीं, परिणाम से देने आया था। तभी आश्रम का एक पहरेदार आगे बढ़ा। नीलगिरी आश्रम में प्रवेश पाने के लिए आगे आकर शक्ति स्तंभ पर अपना हाथ रखना होगा। जिसके स्पर्श से शक्ति स्तंभ 4थे स्तर तक प्रज्वलित होगा, सिर्फ वही आश्रम में प्रवेश पाएगा। पहरेदार नाम लेकर पुकारता गया। एक एक कर विद्यार्थी आगे बढ़ते रहे। कोई अपनी हथेली शक्ति स्तंभ पर रखता तो स्तंभ हल्का जल उठता। किसी के हाथ रखते ही रोशनी बुझ जाती। कई चेहरे मायूस लौटे तो कुछ के चेहरों पर राहत की सांस थी। गुलजीत, आगे बढ़ो। गुलजीत घमंड के साथ आगे बढ़ी। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। उसने आत्मविश्वास से अपनी हथेली शक्ति स्तंभ पर रख दी। अगले ही पल स्तंभ तेजी से प्रज्वलित हुआ। पहला स्तर, दूसरा, तीसरा और जाकर 5वें स्तर पर ठहर गया।
मैदान में खड़े लोग हैरान रह गए। गुलजीत के होठों पर संतुष्ट मुस्कान तैर गई। आर्या, आगे बढ़ो। नाम सुनते ही भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। 3 साल, लगातार 3 साल वही दूसरा स्तर, वही असफलता, वही अपमान। ये फटीचर तो अब पहले स्तर पर भी नहीं पहुंचेगा। ठहाकों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। आर्या ने गहरी सांस ली। वो आगे बढ़ा। धीमी लेकिन स्थिर कदमों से उसने अपनी हथेली शक्ति स्तंभ पर रख दी। 1 पल, 2 पल, लेकिन स्तंभ में कोई हलचल नहीं हुई। अरे, लगता है अब ये शून्य स्तर पर भी नहीं रहा। वहां मौजूद भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी आर्या की हथेली के नीचे से एक तेज स्वर्ण ऊर्जा फूट पड़ी। वो ऊर्जा सांप की तरह ऊपर की ओर लपकी। पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां और पल भर में 10वां स्तर भी पार कर गई। पहरेदार की आंखें फैल गई। वह अवाक होकर शक्ति स्तंभ को देखता रह गया। ये तो असंभव है। ठहाके एक झटके में खामोशी में बदल गए। गुलजीत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अचानक शक्ति स्तंभ कांपने लगा। जमीन थरथराने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ शक्ति स्तंभ ध्वस्त हो गया। आर्या तो बस 4थे स्तर की शक्ति चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति ने तो पूरा शक्ति स्तंभ ही मिट्टी में मिला दिया था। आखिर क्यों आचार्य ने आर्या को इतनी शक्ति दी है? और क्या आर्या ये ताकत संभाल पाएगा, या यही ताकत उसे तबाह कर देगी? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए जादू और रहस्य से भरी अद्भुत दुनिया की कहानी डिवाइन पावर। और हाँ, 10वें एपिसोड के बाद का दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।